ظهر الخيل है दुनिया जिसका नाम मियां, है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, कर मस्त करे तो मस्ती है और मस्त करे तो मस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, सोना दस्त बनस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, सोना दस्त बनस्ती है। जब मैंने सुना कि यार का दिल मुझसे हट गया, सुनते ही उसके मेरा कलेजा उलट गया। फरहाद था तो शीरी के गम में मुआ गरीब, लैला के गम में आन के मजनू भी लट गया। मैं इश्क का जला हूं, मेरा कुछ नहीं इलाज, वो पेड़ क्या हरा हो जो जड़ से उखड़ गया। छीना था दिल को चश्म ने, लेकिन मैं क्या करूं, छीना था दिल को चश्म ने, लेकिन मैं क्या करूं। ऊपर ही ऊपर से, ऊपर ही ऊपर सफ़े मिशगा में पट गया। सफ़े मिशगा यानी द लाइन ऑफ आईलैशेस। आंखों में मेरी सुबह कयामत गई झमक, सीने से उस परी के जो पर्दा उलट गया। सुनकर लगी ये कहने वो अय्यार नाज़नीन, अय्यार नाज़नीन, चार्मिंग वन विथ एयर्स कॉकेट्री, कि सुनकर लगी ये कहने वो अय्यार नाज़नीन, क्या बोले चल हमारा तो दिल तुझसे फट गया। जब मैंने उस सनम का कहा क्या सबब है जान, जब मैंने उस सनम से कहा क्या सबब है जान, इखलास हमसे कम हुआ और प्यार घट गया। उशाक जान निसारों में मैं तो इमाम हूं, उशाक जान निसार यानी ऐसे आशिक जो अपनी जिंदगी ऑफर कर रहे हूं, कि उशाक जान निसारों में मैं तो इमाम हूं, ये कह के मैं जो उसके गले से लिपट गया। कितना ही उसने तन को छुड़ाया झिड़क झिड़क, पर मैं भी कैची बांध के ऐसा चिमट गया। ये कश्मकश हुई कि गरेबा में मेरा उधर टुकड़े हुआ और उसका दुपट्टा भी फट गया। आखिर इसी बहाने मिला यार से नजीर, आखिर इसी बहाने मिला यार से नजीर, कपड़े बला से फट गए सौदा तो पट गया। 200 साल से भी पेशतर लिखी गई ये शायरी को क्या कहिए। सैयद वली मोहम्मद नजीर अकबर आबादी 18वीं और 19वीं सदी के शायर थे। आपने अपनी तमाम उम्र आगरा में बिताई, जो उस वक्त अकबराबाद कहलाता था। उर्दू में नज्म लिखने वाले पहले शायर माने जाते हैं। उन्होंने कई गजलें भी लिखी। तो उनकी एक सबसे मशहूर और मकबूल तंजिया नज्म है बंजारा नामा। तुक हिर्सो हवा को छोड़ मियां मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। कज़ाक अजल यानी रॉबर ऑफ डेथ, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। उस जंगल में फिर आह नजीर एक तिनका आन न झाकेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा।
जब लाड चलेगा बंजारा। नजीर आम लोगों के शायर थे, उन्होंने आम जिंदगी, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि मौजुओं पर भी लिखा। वो और उनकी शायरी, ऐसा भी कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म की मिसाल थी। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग कोई 2 लाख रचनाएं लिखी, लेकिन उनके 6,000 कलाम मिलते हैं और उनमें से 600 के करीब गजलें हैं। मुआशरे की हर छोटी बड़ी खूबी को नजीर साहब ने शायरी में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। तमाम तनकीद निगारों ने नजीर साहब को आम जनता के शायर करने की वजह से दरकिरार भी किया, और ककड़ी, जलेबी, तिल के लड्डू जैसी चीजों पर लिखी गई शायरी को ये लोग शायरी मानने से इनकार करते रहे। लेकिन आज बाद में उनकी अजीम शायरी को पहचाना गया और आज उर्दू अदब के बड़े नामों में बाइज्जत गिने जाते हैं। आज गुफ्तगू करने को हमारे साथ हैं जनाब प्रताप श्रीवास्तव, शायर, पहले भी कई बार शिरकत कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। खुशामदीद सर, वेलकम। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सर सीधे अपने सादे सवाल पे आते हैं, और एक तारुफ के तौर पर नजीर अकबराबादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने कहा, बहुत शुरू में आपने उनकी मशहूर बंजारा नामा से शुरू किया, तो उससे ये रहता है कि एक्चुअली मुझे नज़ीर का कुछ पता नहीं था। शायरों में हम लोग जैसे पढ़ते थे तो मीर गालिब और मोमिन और बाद के में फैज, ये सब पढ़ा था। नज़ीर का हमने नाम भी नहीं सुना था। 80s की बात है, एक दूरदर्शन में एक सीरियल आ रहा था, कोई सीरियल नहीं, कोई एक शो था, उसमें हबीब तनवीर जो हैं, बहुत थिएट्रिकल पर्सनालिटी हैं, भोपाल की मशहूर थे, तो उन्होंने एक लिखा था आगरा बाजार जी। तो उस आगरा बाजार में उन्होंने एक नज्म पढ़ी जो कि जिसने मेरा ध्यान खींचा। उसका पहला बंद सुनाता हूँ जी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदारे बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो इसने मुझे क्यूरियोसिटी जगाई इनके बारे में कि भाई ये सोशलिज्म की डेफिनेशन देते हुए उर्दू में शायरी मैंने पहले ऐसी नहीं सुनी थी। तो तब पता किया कि साहब नाम वली मोहम्मद था, 1735 में पैदाइश हुई दिल्ली में ही। इनके फादर अजीमाबाद, ये पटना से आए थे और वहाँ काफी दिन रहे। दिल्ली में ये काफी वक्त इनका शुरू का दिल्ली में बीता, और उसके बाद ये चले आए आगरे, जो अकबराबाद कहलाता था। तो और उनको आगरा ज्यादा पसंद आ गया, वो वहीं के हो गए, और बड़ी लीक से हट के चलने वाले आदमी थे। कोई भी रिवायत को ये मानने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से कहा जाए कि इनका तखल्लुस नज़ीर जो था, एक्चुअली वो बेनज़ीर थे। ऐसा कोई शायर और भी आगे भी मेरे ख्याल से सामने नहीं आया। और जिसको हम लोग कहें कि लोक कवि, जो जनरल पब्लिक, बाजार में, दुकान में लोग सौदा बेच रहे हैं, ये सब बेच रहे हैं, आपस में ये सब बात जो कर रहे हैं वो उनके समझ में आए। उनकी शायरी को समझने के लिए कोई बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी, सबकी उसमें आए। तो ये इनकी खासियत थी और इसी से ही उनका नाम हुआ। जी, ये आपने तरन्नुम में सुनाया, और इसकी 4 लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं कि ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर यानी दिल को खुश पिघला देने वाला काम, कि ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर,
या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है वो है, वो सो है वो भी आदमी। तो सर ये मैंने क्लेम पढ़ा है कई जगह कि नजीर अकबर आबादी 18वीं सदी के जो में उन्होंने उर्दू में नज्म लिखने वाले शायद पहले शायर के रूप में भी जाना जाता है उनको। तो क्या ये समझा जाए कि उससे पहले मतलब ये 1740 से 1830 मेरे ख्याल से ये इनका वो था, लंबी उम्र तक रहे, लेकिन क्या उनसे पहले सिर्फ गजल, मसनवी, मरसिया या कसीदा इनका ही दौर था और बोलबाला था और नज्म इन्होंने शुरू की? ये सही है। ये इन्होंने लंबी उम्र पाई, कुछ 90-95 साल की उम्र तक रहे। जी। और उस समय रिवाज यही था कि दरबारों में लोग पलते थे, शायर जितने लोग थे सब लोग किसी न किसी रजवाड़े दरवाजे से कनेक्टेड रहते थे, उसी से ही उसी पे ही आश्रित थे। तो गजल कहना, कसीदे कहना, बढ़ा चढ़ा के अपने जो पेट्रन है उनकी बातें कहना, मतलब आप कुछ भी कह दें तो सब कला में माना जाता था कि आर्ट है, फन है। तो इस तरह से रिवाज था। तो ये इसका नतीजा ये हुआ कि इनको तो शायर मानने से लोगों ने कोई 100-150 साल तक तो इनकार ही कर दिया। तो इसीलिए उनके बारे में कुछ पता भी नहीं, बड़ा नहीं चलता है, कुछ ज्यादा बातें भी नहीं लिखी हैं, क्योंकि किसी भी किताब में इनका आपको जिक्र ही नहीं मिलेगा कि ये कोई थे। अच्छा, ये थे इस बात से मतलब वो थे जो कहते हैं कलंदराना मिजाज की सूफी आदमी थे। दरबार अरबार से इनको ज्यादा लगाव नहीं था, इनको कोई चाह नहीं थी कि उनकी गिनती दरबारी शायरों में हो जाए, तो इसलिए उसके वो चाहते थे। बल्कि बार बार उनको बुलावे भी आए, कई बुलावे आए, लेकिन ये गए नहीं। एक वाकया है कि इनको एक रामपुर से या कहाँ से कोई उनके आदमी आए और उनको एक थैली दी कि ये तो आपको मतलब शुरू का एक मूव करने के लिए, आप आइए दरबार में आइए और हमारे उसमें रहिए। तो वो कुछ उस समय उसमें पड़ गए, तो ले भी ली उन्होंने थैली। फिर रात भर सो नहीं पाए वो उस ये परेशानी से कि ये क्या आ गया, अब इसको कैसे वो करें। तो सवेरे सवेरे उन्होंने उनको बुलाया, कहा कि भैया ये हमसे नहीं होगा, आप इसको ले जाइए, मैं यहीं खुश हूँ, इसी में खुश हूँ। बच्चों को पढ़ाते थे, उसी में उनका गुजर बसर हो जाता था। और बाजार में जैसे आपने बताया, वो सब्जी वालों ने कहा कि हमको बेचने में सहूलियत हो, तो कुछ लिख, तो उनको वो लिख के सुना देते थे कि वो कड़े भिंडी की तारीफ है और ककड़ी की तारीफ है, और कुछ इस तरह की करके है। तो आप कह सकते हैं कि अपने जमाने के पहले जिंगल राइटर शायद वही थे। तो नज्म राइटर तो थे ही, जिंगल भी कह सकते हैं आप कि उन्होंने ही लिखी। तो ये है जी। गौर करने की बात ये है सर कि वो मीर, सौदा, जुर्रत, इंशा, मसफी, इन सबों का दौर था, और ऐसे दौर में उन्होंने उर्दू शायरी के लिए जदीद नए नए दरवाजे खोले। अपनी शायरी का मंजर उन्होंने जिंदगी के तमाम पहलुओं से उठाया, आम आदमी की जिंदगी से। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही कि वो एक दुनियावी सेक्युलर नुक्ता नजर के खालिक बने। all aspects of secular life engaged his attention. So writing about religious festivals, communal events, carnivals, sports, hobbies and scenes. तो ये जो मौजुआत थे शायरी में शायद पहले थे ही नहीं, तो इस तरह से ये भी एक इनकलाबी बात हुई। और इससे पहले कि मैं आपको दरखास्त करूं आपसे तरन्नुम में सुनने में, इसमें कुछ और अगर आप जोड़ना चाहें तो बोले सर।
तो ये एक एक नज्म का शुरू का हिस्सा सुनाता हूं आपको। जी। अच्छे विशाल नैन हैं और तोंद है बड़ी। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये उनकी जी नज्म में वो जी किया जी जा रहा है। जी। अच्छे विशाल नैन हैं और तोंद है बड़ी, हाथों को जोड़ सरस्वती सामने खड़ी, वाह। होवे आसान पल में भी मुश्किल है जो अड़ी, फल पावने की इनसे तो है ये भी यही घड़ी, हर आन ध्यान दीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्धि सिद्धि और अंधन गणेश जी। वाह वाह। तो ये भी इन्होंने लिखा गणेश जी की वंदना का। और जी कृष्ण पे तो बहुत है, जैसा आपने बताया उन्होंने बहुत नज़में लिखी हैं, बहुत गजलें भी कही हैं, लाखों में जाता है। तो कहा गया है, पर जो कृष्ण पे कई हैं, यारों सुनो कि दध के लुटैया का बालपन, वाह। ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौ चरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण का कन्हैया का बालपन। तो ऐसे उसमें अनेक मिलेंगे। फिर आपने फेस्टिवल्स का भी जिक्र किया। जी जी जी। तो वो भी होली पे उन्होंने कई 2-3 नज़में लिखी हुई हैं, और उसमें थोड़ा उनका जो कलात्मक वो भी और आगे बढ़ जाता है इसमें। जब फागुन रंग चमकते हो तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खुम शीशे जाम झलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। वाह क्या बात है। ये तो सब इनकी विरासत तो फिर आज के माहौल में बहुत तो रेलेवेंट है, बहुत जी बहुत ही रेलेवेंट। इसको कहा जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कन्वेंशनल शायरी नहीं की उन्होंने, वो भी उसके भी मैं आपको 2 शेर उनके सुना देता हूँ जी जी जस्ट टू कंप्लीट इस बात को। न गुल अपना न खार अपना, जी। न जालिम बागबां अपना, वाह बसाया आह कि गुलशन में हमने आशियां अपना। वाह वाह क्या तो बात। इसमें थोड़ा सी गहराई भी है, मतलब जी इस जी बात में। जी जी दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, जी। बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। पैमाने को हम। वाह। जी। तो ये गजलें भी इनकी इस तरह से हैं। तो सर ये तो मतलब जैसे बात हुई कि बस मतलब सेक्युलर दृष्टिकोण तो था ही, और साथ ही आम फहम, ज्यादातर बातें उनकी इतनी आम फहम नजर आ रही हैं कि इनको तो मतलब और मजीद इनको और जगह मिलनी चाहिए आज के माहौल में, और उम्मीद है ऐसा होगा। और तो सर ये तरन्नुम में इनका कोई और कलाम, जैसे पहले आपने सुनाया अभी शुरू में, एक आध सुनाए अगर तो आनंद आएगा। एक उनका मतलब मैं ये कहना है तो कि वो कहना क्या चाहते थे, जो आपने भी कहा कि सेक्युलरिज्म की भी बात, और एक ये भी बात कि वो दौर ऐसा था कि नादिर शाह का वो हुआ था जी आक्रमण, तो सारा दिल्ली तबाह थी, और आगरा भी कोई अच्छी हाल में नहीं था। बल्कि एक उनकी लंबी नज्म है वो शहर आशोब, तो मतलब शहर जिसकी बर्बादी हो रही थी, उस वो भी आगरे के बारे में है। तो वो सब उन्होंने लिखा है। तो पर ये वो कहना चाहते, ऐसे दौर में उनकी जो इंस्पायरिंग सी पोइट्री है वो आप देखिए। एक शेर कहते हैं कि ले आईने को हाथ में और बार बार देख, जी ले आईने को हाथ में और बार बार देख, सूरत में अपने कुदरत परवरदिगार देख। वाह क्या बात। तो मालिक ने जो हमको ये अनमोल सौगात दी है, उसका जश्न मनाने के लिए वो कह रहे हैं कि आप जो भी है कोई कम नहीं है, उसको अप्रिशिएट करिए।
इसी में एक इनकी एक है, वो एक फिल्म में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। या दिल से अब खुशी हो कर प्यार हमको प्यारे, या ते ते खींच जालिम टुकड़े उड़ा हमारे, जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, अब तो नजीर आशिक कहते हैं यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। कि हम हर हाल में खुश हैं, आप जी तेरी जिसमें रजा हो मालिक उसमें रहें। तो जी ये एक उनका ये कह सकते हैं आप फलसफा, जी इसको जी उन्होंने जी वो कराया। जी। तो अब सर आपकी जो आपने तरन्नुम में कुछ पढ़ने को कहा है, जी जी जी, तो अगर एक हो जाए। एक 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 डिस्क्रिप्शन है एक एजिंग ब्यूटी का। अच्छा तो फिर मतलब बहुत सी चीजें अब वो तो नहीं रही, जवानी बातें नहीं रही, लेकिन फिर भी जो खास खास चीजें हैं वो रह जाती हैं। उसका उन्होंने बहुत एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। रेज करिश्मा नाजो सितम, गमजों की झुकावट वैसी, मतलब वो कातिलाना अंदाज जो है उनके, और जो नजरों झुकी हुई नजरों में है वो सब अभी भी बरकरार है। बाकी खूरेज करिश्मा नाजो सितम, गमजों की झुकावट वैसी, पलकों की झपक पुतली की फेरत, सुरमे की घुलावट वैसी, बेदर्द सितम गर बेपरवाह, बेकल चंचल चटुकीली सी, दिल सख्त कयामत पत्थर सा, और बातें नर्म रसीली सी, चेहरे पर हुस्न की गर्मी से हर आंख चमकते मोती से, खुश रंग पसीने की बूंदें हाँ 100 बार झमकते मोती से, पूरे करिश्मा नाजो सितम। जी एक आखिर में जी एक उनका फेयरवेल सॉन्ग सा ही एक है, वो एक जी सीरियल में भी इस्तेमाल हुआ था दूरदर्शन पे बहुत पहले। अच्छा तो उससे मैं अपनी बात जी जी खत्म करना चाहूंगा। जी जहाँ है जब तलक यहाँ सैकड़ों शादी और गम होंगे, हजारों आशिक जाबाज और लाखों सनम होंगे, चमन में चल के बैठो सुराही जाम मंगवाओ, पियो भर भर के सागर तुम, और हमको भी पिलवाओ, गले लिपटो हमारे और हमें हंस हंस के बोसे दो, अजल काफिर खड़ी सर पे दिलदार, सुनते हो न ये चूल्हे न ये धूमें न ये
चर्चे बहंग होंगे, न्यायिक दिन वो आएगा, न तुम होगे न हम होंगे, न तुम होगे न हम होंगे। तो ये बहुत अच्छा सर, छोटी सी बहुत झलक है। बहुत बहुत। आपने सर जब इनके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो एक इनकी गजल बहुत पसंद आई मुझे। उसका मतलब अभी आपने सुनाया, तो उसके चंद हाँ, अशार सुना के रुखसत लेंगे कि दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को को हम। हम। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं, दिल में आता है लगा दे आग मैखाने को हम। क्यों नहीं लेता हमारी तू खबर ए बेखबर, क्यों नहीं लेता हमारी तू खबर ए बेखबर, क्या तेरे आशिक हुए थे दर्द व गम खाने को हम। ताक आबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई, द आर्च ऑफ अबरू, ताक अबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई, वो आर्च ऑफ योर ब्राउ। आईब्रोज। जी, अब तो पूजेंगे उसी काफिर के बुत खाने को हम। बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। क्या हुई तकसीर, तकसीर यानी सिन, एरर, क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नजीर, ताकि शादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम। शादी मर्ग यानी कि डेथ बाय सम हैप्पी न्यूज। क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ऐ नजीर, ताकि शादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम। तो सर आज हमारे साथ आप जुड़े और नजीर अकबर आबादी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। अगले मंगलवार पब्लिक कैफे में उर्दू है मेरा नाम सीरीज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पूरे हैं आगा, वो